नमस्कार है सभी को। स्टोरीज विद नशीस के एक और सेक्शन में आप सभी का पुनः स्वागत है। पार्ट 4, पार्ट 3, 2, 1 पहले देख लेना तो सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक, हमारा टॉपिक चैप्टर 5 है क्लास 12 का। इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट्स, क्या क्या हमारे जो छोटे भाई हैं उनके साथ हमारी क्या क्या रंजिशें रही हैं। रंजिश तो गलत शब्द हो जाएगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं छोटे फॉर्म में। ठीक, ओनली द कोल्ड वॉर वॉज नॉट द ओनली कन्फ्लिक्ट। दुनिया में सिर्फ कोल्ड वॉर जैसी एक ही बीमारी या एक ही चीज या यूएस और यूएसएसआर आइडियोलॉजी सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं थी। एक और प्रॉब्लम पैरेलली इमर्ज हो रही थी, इंडिया एंड पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट्स। ऑल्दो हमने पार्ट 3 या पार्ट 2 में ये पढ़ा है कि न्यूक्लियर वेपन के एक तरीके से टेस्टिंग के बाद इंडिया और पाकिस्तान को लोगों ने सीरियसली लेना चालू किया है, बेसिकली 1998 के बाद पोखरण। बट फिर भी ये लोग धीरे धीरे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी इनके आपस में। देखते हैं शुरुआत पहली क्या थी, कन्फ्लिक्ट क्या था। इशू वाज ऑफ कश्मीर। किसका है? बोथ क्लेम्ड हमारा है, उन्होंने बोला हमारा है। 1947 और 65 दोनों के वॉर्स में ये जो डिस्प्यूट था वो सेटल नहीं हो पाया, फेल टू सेटल। ठीक है, ये लाइन बुक में नहीं मिलेगी, ये थोड़ा सा हाई लेवल की किताबों में लाइनें हैं, बट तुम्हारे नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। जवाहरलाल नेहरू, करिस्मेटिक लीडर, टुक दिस डिस्प्यूट टू यूनाइटेड नेशंस। नहीं ले जाते तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती, और व्यक्तित्व की प्रॉब्लम नहीं है, किसी से भी कभी भी गलती हो जाती है, अब कोई भगवान तो है नहीं। वॉर ऑफ 1947-48 रिजल्टेड इनटू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके बन गया, पहली चीज। दूसरा, इंडियन प्रोविंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिवाइडेड बाय लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी फॉर्म हो गई। ठीक है, ये दो बॉर्डर्स एक तरीके से फॉर्म हो गए। सेकेंड क्या हुआ, तो पहला हो गया बॉर्डर डिस्प्यूट, और कुछ है, हाँ, इशू ऑफ कंट्रोल ऑफ सियाचिन ग्लेशियर प्लस एक्विजिशन ऑफ आर्म्स का रखना और सियाचिन ग्लेशियर पे पंगा होना। सियाचिन ग्लेशियर आपके स्क्रीन पे आ जाएगा कि कहाँ पड़ता है, क्योंकि पता होना चाहिए कहाँ पड़ता है। कभी कभी लोग यही नहीं जानते हैं कि, पहली बात तो नाम से वाकिफ नहीं होंगे, और जानते भी होंगे तो पता नहीं है कि ये चाइना में है या पाकिस्तान में है या फिर तमिलनाडु में है, कहीं भेज दो। रेस ऑफ आर्म्स, ये टर्म 1 में हमने यूएस और यूएसएसआर के लिए भी पढ़ा था। लेड टू 1998 इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरण and in respond nuclear test by Pakistan at चकतई हिल्स। ये भी उनका एक इलाका है। इक्वेशन भी आया था टर्म 1 में, पर उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 1 मार्कर तो है नहीं। ठीक है, एक भाई ने कुछ किया तो दूसरा भाई तैयार है सामान लेके कि हम भी कम नहीं है किसी से। थर्ड, ये दो प्रॉब्लम हो गई। बोथ गवर्नमेंट सस्पिशियस ऑफ ईच अदर। ठीक है, इंडिया ब्लेम्ड ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज। हमारा ये क्लेम करना है, हम मानते हैं कि इनकी बॉर्डर्स में या हमारे बॉर्डर्स के बीच में टेररिस्टों को जन्म देना, उनको ट्रेनिंग पहुंचाना, ट्रेनिंग देना, बेसिकली उनको फाइनेंशियली एड को पहुंचाना, ऐसी बहुत सारे गतिविधियां होती हैं। ठीक, और इसका एग्जाम्पल है कि पाकिस्तानी एडेड प्रो खालिस्तानी मिलिटेंट्स, 1985 का जो दंगा था जिसकी वजह से इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन भी हुआ, उनको भी फंडिंग इन्हीं से मिली थी या इनके थ्रू आई थी, ऐसा हमने क्लेम किया है। इट्स स्पाई एजेंसी, जैसी हमारी रॉ है वैसी इनकी है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ठीक है, बहुत खूबसूरत ढंग से इसको एक था टाइगर में शो किया गया है। खूबसूरत इसलिए क्योंकि हैवानियत नहीं शो करी हुई थी इसमें। एलिज्ड, एक तरीके से ब्लेम है। वेरियस एक्टिविटीज ऑपरेटिंग सीक्रेटली, ठीक है, छुप के वार कर रहे हैं, छुप के हमारे खिलाफ रंजिशें या रंजिशें नहीं, षड्यंत्र तैयार किया जा रहा है, कॉन्स्पिरेसी, बांग्लादेश और नेपाल के बॉर्डर से ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। इन रिटर्न पाकिस्तान ऑल्सो क्लेम सेम इन द प्रोविंसेस ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान, कि ये लोग सिंध और बलूच को हमारे खिलाफ भड़काते रहते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम, वाटर डिस्प्यूट। इन 1960 विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक, क्वेश्चन अपने आप से पूछना, आंसर मिल जाएगा। वर्ल्ड बैंक चेक कर लेना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में डब्बा, उसमें लिखा हुआ है कि वर्ल्ड बैंक सिर्फ पैसा ही नहीं देती है,
बहुत सारी चीजों पे इनका इंटरवेंशन होता है। तो डैम वाज वन ऑफ द इनके जो प्रोजेक्ट्स में आता है। साइन इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में सॉल्व होता है वर्ल्ड बैंक से, क्योंकि हम अगर पानी आज रोक दें तो शायद पाकिस्तान को वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो जाएंगी। द टू कंट्रीज स्टिल डिसएग्री विद द सर क्रीक लाइन, जो कि रन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में है, वहां पे एक तरीके से डिमार्केट किया गया है, मेंशन किया गया, और हम ये देखते हैं कि ये दोनों लोग इस लाइन से सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, रन ऑफ कच्छ जो लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं तो उनको पता होगा, एक बार ऊंट में बैठ के पाकिस्तान के रास्ते जो गए थे हमारे जेठालाल, वही रन ऑफ कच्छ, वाइट सैंड। और बाकी तो अमिताभ साहब भी इसका ऐड करते हैं, तो उसमें भी देख लेना कि रन ऑफ कच्छ कहाँ है, कैसा दिखता है और उसकी खास बात क्या है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इंडिया के रिलेशन अदर नेबर्स से। पाकिस्तान को इसलिए सेपरेटली देखा क्योंकि मोहब्बत ज्यादा है अपनी उसके साथ। बांग्लादेश, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, पहले इश्यूज देख लेते हैं फिर कॉपरेशन देख लेंगे। सेवरल इश्यूज सच एज शेयरिंग ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर्स। इंडियन गवर्नमेंट हैज बीन अनहैप्पी विद बांग्लादेशीज डिनायल ऑफ इलीगल इमिग्रेशन। आते हैं लोग, ये बात बिल्कुल सत्य है, कुछ हमारी फॉल्ट है और कुछ उनकी। टू इंडिया इंक्लूडिंग, एक तो ये प्रॉब्लम है, दूसरा सपोर्ट करते हैं बांग्लादेशी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स को। मतलब यार, तुमको जिन चीजों की वजह से आजाद कराया गया है तुम उन्हीं लोगों के कहने पे चले जा रहे हो। इस बात से हमें थोड़ा सा तल्खियत है हमारे बीच में। बांग्लादेश रिफ्यूजल टू एक्सपोर्ट नेचुरल गैस। तो कभी कभी देखा गया है कि वो होता है, कभी बच्चा जो है अकड़ने लगता है। मतलब हमें ने आजाद कराया तो बच्चा तो मान ही सकते हैं, और उम्र भी देखी जाए तो मान सकते हैं। हम 47 में पैदा हुए हैं और ये 71 में पैदा हुए हैं, तो फर्क तो है। तो कभी कभी ये अकड़ जाता है कि म्यांमार से जो गैस, नेचुरल गैस की लाइन जा रही है बांग्लादेश से होते हुए इंडिया आएगी, वो हम जाने नहीं देंगे, बट उसको भी सॉल्व किया गया है, अब बन रहा है टनल। ठीक है, म्यांमार टू डू सो थ्रू बांग्लादेशी टेरिटरी। और इनका क्या ब्लेम है बांग्लादेश का कि इंडिया बुली है वाटर शेयर में। ठीक है, ज्यादा अपने आप को समझता है कि नहीं, वाटर डिस्प्यूट मतलब में जो बढ़ावा है, जो चीजें सॉल्व नहीं हो रही हैं वो भारत की वजह से नहीं हो रही हैं। हम लोग तो बिल्कुल सीधे साधे लोग हैं। हमारा शोनार नेचुरल गैस एंड ट्रेड, ट्रेड में ये लोग अनफेयर हैं और नेचुरल गैस में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वाटर शेयरिंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इंडिया, हम नहीं कर रहे हैं कुछ। अब बात आती है कि कॉपरेशन है। हाँ, पिछले 20 सालों से देखा गया कि कॉपरेशन की तरफ बढ़त हो रही है, चाहे वो इकोनॉमी हो। बांग्लादेश ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडियाज लोक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट, दोनों में उसको रखा गया है। ठीक है, ये सब इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, ये अलग टॉपिक है, अलग सब्जेक्ट है। इंटरनेशनल रिलेशन ये बहुत जरूरी है। डिजास्टर मैनेजमेंट, हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम होती है बॉर्डर में या उनके यहाँ प्रॉब्लम होती है तो दोनों की तरफ से सपोर्ट होता है। ठीक है, और इवन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कुछ एनवायरमेंट को भी अगर नुकसान होता है तो हम लोग एक साथ हाथ में हाथ एक तरीके से ताकत बन के एक दूसरे की पनपते हैं। नेक्स्ट नेपाल, नेपाल के साथ रिश्ते हैं, स्पेशल रिश्ता है अपना इसके साथ। ठीक है, बोथ कंट्रीज अलाउड ईच अदर सिटीजन्स टू ट्रैवल विदाउट वीजा एंड पासपोर्ट। इकलौता रिश्ता है हमारा इनके साथ जहाँ पे इन सब चीज़ों का फॉर्मेलिटीज का जरूरत नहीं पड़ता है। और ये 1950 के अराउंड में ये चीज़ साइन हुई थी ट्रीटी। ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं। इंडियन गवर्नमेंट डिस्प्लेजर, इंडियन गवर्नमेंट को खुशी कम होती है जब नेपाल के रिश्ते, वार्म रिलेशनशिप चाइना से बढ़ जाते हैं। थोड़ी दिक्कत हो जाती है हमको, क्योंकि हमें पता है कि वो क्या हो सकता है। राइज ऑफ माइस्ट मूवमेंट, मायो जो वादी है उनके बढ़ने का जो नेपाल में फिर से चलन शुरू हो रहा है, उसकी वजह से बिहार से भी बहुत सारे नेक्सलिस्ट ग्रुप्स इमर्ज हो रहे हैं। बॉर्डर टच होता है, ठीक है, शायद सीतामढ़ी के बाद शुरू हो जाता है, तो वो हमारे लिए चिंता का विषय है। नेपाल थिंक इंडियन गवर्नमेंट इंटरफेयर, वही जो बांग्लादेश बोल रहा था कि बुली है, इन देयर इंटरनल मैटर्स। ठीक है, और सबके बावजूद भी ज्यादा टेंशन नहीं है। तो इंडो नेपाल रिलेशंस आर फेयरली स्टेबल एंड पीसफुल एंड होप फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। जब नेपाल में डेमोक्रेसी कंसोलिडेट हो जाएगी, मतलब किंग खत्म,
कोई और प्रॉब्लम ख़त्म, उसके होप में है, तो नेपाल का हमारे साथ जो रिश्ता है वो इम्प्रूव हो जाएगा। ये था नेपाल। नेक्स्ट लंका, श्रीलंका। डिफिकल्टीज मेन जो हमारी है वो एथनिक है, जो हमने पढ़ी हुई है, सिन्हाला वर्सेस तमिल्स स्टार्टिंग से। बाद में इंडियन लीडर्स को दुख तो होता था जब वो सुनते थे कि तमिलियंस को मारा जा रहा है बॉर्डर्स पे, ठीक है। कोशिश भी की, हमने पढ़ा भी था IPKF, इंडिया पीस कीपिंग फोर्स, जब इंडिया गवर्नमेंट ने डायरेक्टली दखल अंदाजी करी, ऐसा उनका मानना था। हमारे राजपक्ष साहब जो थे वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे 1987 में। उसके बाद गवर्नमेंट डिसाइड कर लिया टू प्रेफर अ पॉलिसी ऑफ डिसएंगेजमेंट। ये लोग खुद देख लेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो बुलाएंगे, तो हम चले जाएंगे। और उसके बाद हम देखते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है इंडिया द्वारा, और सुनामी जब आती है उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करती है इंडिया। सेकेंड लास्ट, भूटान और मालदीव्स के साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं? डज नॉट हैव मेजर कन्फ्लिक्ट भूटान, इंडिया हैव बीन वेरी हेल्पफुल। जब भूटान के मनार को वीड आउट करना था, ख़त्म करना था अपने यहाँ से गरिल्ला और मिलिटेंट्स को नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से, तो उन्होंने इंडिया ने काफ़ी उनकी हेल्प करी। इन्वॉल्व इन बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, ये हमारा इनके साथ प्रोजेक्ट है, बायलेटरल है एक तरीके से। रिलेशन विद मालदीव्स भी हमारे बहुत सारे कॉर्डियल हैं, वार्म हैं, ठीक। एक ही इंसिडेंट देखने को मिलता है कि तमिल मर्सनरीज एक बार श्रीलंका से जो अटैक करने चले गए थे मालदीव्स पे, तो वहाँ पे क्विकली रिस्पॉन्ड किया था हमारी एयरफोर्स और नेवी ने। वाई मोस्ट ऑफ द नेबर्स हैव डिस्प्यूट्स, प्रॉब्लम्स, सस्पिशंस अगेंस्ट इंडिया? और क्या ये कह सकते हैं या नहीं कह सकते कि जैसे हम US हेजेमनी पढ़ते हैं, तुम लोग के सिलेबस में नहीं है, टर्म 1 में नहीं था ना टर्म 2 में है, बट चैप्टर है US हेजेमनी, या जो अटैक करके अपना डोमिनेंस स्थापित करता है या फिर इन्फ्लुएंस करके किसी भी तरीके से कर सकता है, वो हेजेमनी में आता था। खैर वो पार्ट नहीं है तो ये नहीं कह सकते, तो इंडियन हेजेमनी कह सकते हैं कि नहीं, जैसे कि US का हमने पढ़ा है। तो आंसर देख लेते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो। इंडिया हैव प्रॉब्लम्स मोस्टली विद इट्स स्मॉलर नेबर, छोटे जो साइज के नेबर्स हैं उनसे दिक्कतें हैं बिल्कुल, बिकॉज ऑफ इट्स साइज एंड पावर, ठीक। उनको ऐसा लगता है कि पावरफुल है इंडिया और साइज भी बहुत बड़ा है, सेंट्रल भी आता है। ऑन द अदर हैंड इंडिया फील एक्सप्लॉइटेड बाय इट्स नेबर्स। दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडिया ये क्लेम करती है कि इन लोगों को जब भी काम पड़ता है तभी हमारी तरफ देखते हैं, तो एक तरीके से मेरा तो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, और जिसका खुद का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वो हेजेमनी कहाँ से क्रिएट कर लेगा, डोमिनेंस कहाँ से क्रिएट कर लेगा। इट डज नॉट लाइक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इंडिया की दिक्कत क्या है कि जैसे इन देशों में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, फियरिंग ऑफ आउटसाइड हेल्प की दिक्कत हो जाती है। जैसे कि चाणक्य की भी नीति थी कि ABCD ये राज्य हैं अलग अलग, ठीक है, आज के स्टेट्स मान लो, कंट्रीज मान लो, तो A B की नहीं पड़ती है और C और D की नहीं पड़ती है, तो चाणक्य की नीति ऐसे कहती है कि A को C से दोस्ती कर लेनी चाहिए और B को D से कर लेनी चाहिए, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन जो है और वो किसी और का दोस्त हो सकता है। मतलब कि A और B में दुश्मनी है, C में और B में तो है नहीं, सॉरी D और B में तो है नहीं, तो D और B दोस्ती कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है, इसे जापान मान लो, इसे चाइना मान लो, इसे इंडिया मान लो, इसे पाकिस्तान मान लो, और बाकी तुम ऐड कर लेना, ठीक है। तो इस बात से इसको डर है। स्मॉलर कंट्रीज फियर दैट इंडिया वांट्स टू बी अ रीजनली डोमिनेंट पावर। फिर से वही क्लेम करते हैं स्मॉलर कंट्रीज, नेबर जो हैं, कि ये पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं। अभी हमने पढ़ा है नेपाल बोल रहा है कि इंटरफेयर कर रहे हैं, बांग्लादेश बोलता है कि इंटरफेयर करते हैं, इसलिए नॉट ऑन कॉन्फ्लिक्ट्स। अब इसका आंसर है कि इंडियन हेजेमनी कह सकते हैं कि नहीं, नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि नॉट ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स आर बिटवीन इंडिया एंड इट्स नेबर, ठीक है। और US की ज्योग्राफी भी अलग है, इंडिया और उसके नेबर में ही सारी दिक्कतें नहीं है, कुछ दिक्कतें आपस में भी इनके, नेपाल का भूटान के साथ डिस्प्यूट है, बांग्लादेश का म्यांमार के साथ है रोहिंग्यास को लेके, ठीक। ऐसे आपस में भी इनके डिस्प्यूट्स हो, तो इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री जिसके साथ इनका डिस्प्यूट है। ये है इंडिया और उसके नेबर्स की कहानी और कैसे कैसे इनके साथ रिश्ते हैं। लास्ट टॉपिक बचता है साफ्टा, सार्क या फिर
कोऑपरेशन, पीस एंड कोऑपरेशन कैसे आए इस इलाके में। डिस्पाइट डिस्प्यूट, सिर्फ लड़ने के बजाय और भी चीजें हम करते हैं। साउथ एशियन कंट्रीज कोऑपरेट, जैसे कि एक सार्क का फॉर्मेशन, फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। वही बात, कोऑपरेशन नहीं होगा तो कोई इंस्टीट्यूट, कोई रिश्ता चलना शुरू नहीं होगा, और इकोनॉमी नहीं होगी तो लड़क जाएगा, ऐसा वाला है। इनिशिएटिव लिए गए साउथ एशियंस टू इवॉल्व कोऑपरेशन थ्रू मल्टीलेटरल मीन्स, कैसे कैसे। बिगन इन 1985 सार्क, बट ड्यू टू परसिस्टिंग पॉलिटिकल डिफरेंसेस, जो हम पढ़ चुके हैं, किसी कंट्री में कुछ प्रॉब्लम है, आपस में भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स थे इनके, सार्क हैज नॉट हैड मच सक्सेस। इसकी वजह से सार्क सफल नहीं हुआ, और क्वेश्चन भी आता है कि सार्क क्यों सफल नहीं हुआ, आसियान क्यों सफल हो गया, क्योंकि इनके बीच की कोऑपरेशन ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। साफ्टा बनाया गया, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, प्रॉमिस्ड फ्री ट्रेड जोन फॉर होल साउथ एशिया, पूरा साउथ एशिया में कहीं पे भी ट्रेड होगा वो फ्री ट्रेड जोन बनाया जाएगा। साफ्टा एम्स एट लोअरिंग ट्रेड ट्रैफिक्स, कम से कम कर वसूला जाएगा, बट मैनी थॉट इंडिया वुड इन्वेड देयर मार्केट, जैसे कि उन्होंने यूरोपियन यूनियन को देखा होगा। यूरोपियन यूनियन के अगर वो स्टेट्स जैसे कि ब्रिटेन है, डेनमार्क है, स्वीडन है, अगर वो साइन कर लेते, कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता, तो ये एक अलग पावर होती। शायद ये को किसी ने भड़का दिया होगा कि इंडिया जो है वो साइज में ज़्यादा है, पावर में ज़्यादा है, तो हम लोग को एक तरीके से इन्वेट कर देगा मार्केट्स में, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, सोसाइटी वाइज कर देगा, पॉलिटिकल वाइज कर देगा, पॉलिटी वाइज कर देगा। मैनी फाउंड यूजलेस, काहे को करना है, इंडिया में लोगों को लगा कि क्यों करना है सब, जब हमारे सारे कंट्रीज के साथ अलग अलग बायलैटरल साइन किए हुए हैं ट्रेड में हमने। फिर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को सुधारने की कोशिश की गई, क्योंकि आसियान का पार्ट है, और बस चलाई गई दिल्ली से लाहौर, और वीज़ा इजीली मिल पाए, उसकी भी कोशिश की गई। अब ट्विस्ट आएगा कि क्यों ऐसा है, एक और रीजन सार्क फेल होने का और आसियान के फेल ना होने का। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है सैम्पल पेपर में, ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा ही है, उसके ही आंसर है, बट पहले ऊपर देख लेते हैं। नो रीजन एग्जिस्ट इन वैक्यूम, आज के ग्लोबल वर्ल्ड में ऐसा कोई रीजन ही नहीं है जो अपने आप को अलग रख सके, ठीक है। हाउ मच इट ट्राई, कितना भी वो कोशिश कर ले इंसुलेट होने की फ्रॉम नॉन रीजनल पावर, तुम जैसे ही एक रीजन क्रिएट करोगे मिलेगा, बाहर के लोग आने के लिए, कब्जाने के लिए तैयार रहेंगे। ये लोकल लेवल पे भी है और वर्ल्ड लेवल पे भी है, जिसे इंटरनेशनल रिलेशंस कहते हैं, ठीक है। हमेशा रहता है, कोई भी एक अच्छी चीज़ मिली, नए कोई आए, और हम जैसा बहुत जगह देखते भी हैं, नए लोग आए, नई बहू आई, उस घर पे नजरें रहती हैं, सबकी नजरें रहती है, ठीक। सेम विद द केस ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। तो कौन है वो नॉन रीजनल प्लेयर, चाइना एंड यूएस। आसियान फेल हुआ नहीं, सार्क फेल हो गया, इनका बहुत बड़ा हाथ है। अगर सार्क एक तरीके से अपने जो वो है साफ्टा है उसको फुलफिल कर ले गेम को, तो शायद इनकी इकोनॉमी हिल जाएगी, और कोई नहीं चाहता खुद बर्बाद होना। रिमेन की प्लेयर्स इन साउथ एशियन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स लिखा है यहाँ पे, ठीक है। साइनो इंडिया रिलेशन, इंडिया चाइना का रिलेशन इंप्रूव तो हुआ है लास्ट 10 years में, बट इट्स क्लोजनेस विद पाक इज इरिटेंट। जैसे मैंने बताया अभी कि दुश्मन का दुश्मन किसी और का दोस्त, तो वहाँ इनके रिश्ते पाकिस्तान से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो हमें प्रॉब्लम होती है, और होने ही लाजमी भी है, क्योंकि पता है कि टूट क्या रहा है, सार्क टूट रहा है, साफ्टा को प्रॉब्लम होगी। द डिमांड ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, इन दो पहलुओं की वजह से इंडिया चाइना रिलेशन जो है ब्रॉट टू एशियन जायंट्स क्लोजर, मल्टीप्लाइड इकोनॉमिक टाइज सिंस 1991, जब से हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन किया है, तब से हमारी मजबूरी है, क्योंकि ग्लोबली काम हो रहा है ना, और यही लिखा हुआ है कि नो रीजन एग्जिस्ट इन वैक्यूम, ये हम खुद कर लेंगे, खुद करा लेंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना, इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। शॉक थेरेपी हम देख सकते हैं, और अलग अलग एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट इन साउथ एशिया हैज रैपिडली इंक्रीज आफ्टर द कोल्ड वॉर, क्यों साउथ एशिया में इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया अमेरिका का, उसके रीजन है। यूएस हैज हैड, था भी और है भी, गुड रिलेशन विद बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, दोनों के साथ इसके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, और वो कैसा काम करता है, मॉडरेटर के रूप में रिलेशन, इन दोनों के बीच में मॉडरेटर का काम करता है रिश्ते को बेहतर करने का। बट एक प्रॉब्लम है,
कभी भी जब दो लोगों की लड़ाई होती है, ऐसा हिस्ट्री में भी है और होता ही है, जब भी दो लोगों की लड़ाई होती है, घर पे हो बाहर हो कुछ भी हो, अगर वो किसी तीसरे को इन्वॉल्व करते हैं तो मैटर ख़त्म हो जाता है। मतलब इनके बीच मैटर ख़त्म नहीं होता, मतलब कि स्यापा हो जाता है, बाहर बात फैलनी है और प्रॉब्लम और बढ़नी है। इसलिए कभी भी दो लोगों के बीच में प्रॉब्लम हो, बैठ के सॉर्ट आउट करो, भीड़ इकट्ठा मत करो। जितने आउटसाइड के लोग आएंगे उस मैटर को सुलझाने के लिए, उतना ज़्यादा मैटर जो है वो ग्लोबल हो जाएगा, मतलब एरिया से बाहर हो जाएगा। इसलिए बहुत बेसिक सा ज्ञान भी मिलता है शादी के बाद कि मामला जो है घर की चार दीवारों पर सुलझा लिया जाए। ठीक। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड पॉलिसी इंक्रीज इन डेप्थ अमेरिकन पार्टिसिपेशन। वही 1981 के बाद जैसे इकोनॉमी चेंज हुई, डिपेंडेंस बढ़ गया हमारा अमेरिका, हथियार मान लो, और जितने भी हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं चीज़ें या वो इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान वाले, और किस चीज़ पे, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा क्या है, लार्ज साउथ एशियन डायस्पोरा। डायस्पोरा का मतलब इंडिया का आदमी बाहर रह रहा है वो डायस्पोरा है, पाकिस्तान का आदमी यूएस में रह रहा है वो डायस्पोरा है, या वहाँ का आदमी यहाँ रह रहा है, ठीक, उसे डायस्पोरा कहते हैं। प्लस पॉपुलेशन ऑल्सो गिव अमेरिकन एंड इज इन इट्स टेक। पॉपुलेशन है, मार्केट है यहाँ पे, और इंडियन डायस्पोरा है, पाकिस्तान डायस्पोरा मौजूद है, उसकी भी वजह से अमेरिकन का पार्टिसिपेशन या अमेरिका का साउथ एशिया की तरफ झांकना देखना पड़ गया। वेदर साउथ एशिया, अब ये क्वेश्चन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्या वेदर साउथ एशिया विल कंटिन्यू टू बी नोन एज कन्फ्लिक्ट प्रोन जोन, कि यहाँ पे कन्फ्लिक्ट बना ही रहता है, जो हमने शुरुआत में भी देखा था कि टर्बुलेंट है यहाँ पे, कभी भी बवाल रहता है। तो एक ही बात है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्या ऐसे ही रहेगा या फिर इट विल इवॉल्व, ये अपने रिश्तों में सुधार लाने की कोशिश करेंगे। बट वो डिसाइड कौन करेगा, या तो गवर्नमेंट या वहाँ के लोग या आउटसाइड पावर, ये देखने वाली बात है और ये रहेगी। ठीक है, ये है अभी तक का चैप्टर ख़त्म, और बहुत सारी चीज़ें ये कर दी गई हैं मेंशन, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो गई हैं, कुछ रह गया वो देख लेंगे, हर बार मैं यही कहता हूँ, बट यही है। ठीक, अभी तक का चैप्टर यही था, शायद कुछ बचा नहीं है, पीस एंड कोऑपरेशन लास्ट टॉपिक था, ये हमारे सीबीएसई का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है एग्जैक्टली सेम, तो ये शायद अगला हो सकता है, आंसर सेम रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।